नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर ललित। मैं हूँ कंसल्टेंट मेडिसिन सुप्रीम हॉस्पिटल और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर श्वेता। शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। डॉक्टर रजत, ही इज अ रेनाउंड बैरियाट्रिक सर्जन एंड मिनिमल एक्सेस सर्जन। डॉक्टर अंकित चावला, he is a orthopedician, and Dr. Santosh Jha, he is a pulmonologist. हम यहाँ पर बात करने आए हैं मोटापे के बारे में और उससे होने वाले हमारे जीवनचर्या में नुकसान के बारे में और हम क्या कर सकते हैं इसे निपटारे करने के लिए। तो सबसे पहले डॉक्टर श्वेता, मैम, आप अपने फील्ड में क्या क्या तकलीफें फेस करते हैं कि जो पेशेंट आपके साथ आते हैं और मोटापे की वजह से उन्हें परेशानियां आ रही हैं? सबसे पहले हर यंग जो यहाँ पे सुन रही होगी, हमें पीसीओएस के बारे में सब लोगों ने सुना होगा। आजकल ये काफी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। यूजुअली इसमें पीरियड्स लेट आना या फिर पिंपल्स होना या बॉडी में हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा होना और अल्ट्रासाउंड में पीसीओडी की प्रॉब्लम। देखा गया है कि every 1 in 5 women in India actually has a PCOS और ये प्रॉब्लम ओबेसिटी से और ज्यादा बढ़ जाती है। ओबेसिटी अगर है, मोटापा है आपको, तो आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगी। इनके लिए ट्रीटमेंट यही है कि अगर आप अपना वेट 5 to 10% भी अपना कम कर लें तो आप देखेंगे कि खुद आपकी प्रॉब्लम्स आधी खत्म हो जाती हैं। अदरवाइज डॉक्टर के पास जाएं, जितने टाइम तक दवाइयां खा रहे हैं उतने टाइम तक सब कुछ सही है। द मोमेंट यू स्टॉप द मेडिसिन ऑल द प्रॉब्लम्स कम अगेन। तो हम यही बताते हैं कि इसका एक ही क्योर है जो पेशेंट्स के पास ही है कि अपना वजन कंट्रोल में रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें और वेट कंट्रोल में रखें। तो डॉक्टर श्वेता, अगर लोग कम नहीं कर पाते वजन तो उन्हें क्या क्या तकलीफें महसूस हो सकती हैं? तो पीसीओएस लॉन्ग स्टैंडिंग बीमारी है, इससे काफी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो एक इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जो आजकल काफी बढ़ गई है। हम लोग की शादियां लेट कर रहे हैं, प्रेगनेंसी और लेट सोच रहे हैं। पीसीओएस में एग फॉर्मेशन में प्रॉब्लम है और वो जो है बढ़ जाती है विद एज एंड विद ओबेसिटी। सो इनफर्टिलिटी क्या एक बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है? यस, पीसीओएस ओबीज पेशेंट्स में इनफर्टिलिटी एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है जिसको कि हम कंट्रोल में रख सकते हैं वेट के साथ। इन्हीं पेशेंट्स में प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम है और फिर प्रेगनेंसी में भी डायबिटीज होने का रिस्क, ब्लड प्रेशर बढ़ने का रिस्क, प्रेगनेंसी के दौरान ये भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम, आगे चलकर बड़ी एज में एंडोमेट्रियल कैंसर, ये भी एक ओबेसिटी के साथ काफी इसकी एसोसिएशन देखी गई है। तो बेसिकली वुमेन में राइट फ्रॉम रिप्रोडक्टिव एज टिल द ओल्ड एज ओबेसिटी हैज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट एंड आई थिंक इट्स बेटर दैट वी कंट्रोल इट सो दैट वी कैन अवॉइड ऑल दीस प्रॉब्लम्स। मैम, क्या आप जैसे बहुत सारे मरीजों से मिलती हैं, क्या उन्हें कुछ मानसिक तनाव और परेशानियां भी सामना करनी पड़ रही हैं, कुछ सोशल प्रेजुडिस या कुछ और भी परेशानियां? देखिए, है मोटापा अपने आप ही एक साइको सोशल इम्पैक्ट लाता है। काफी मरीज इसमें डिप्रेशन में रहते हैं। आई नो वेट लॉस भी प्रॉब्लम है, वो लोग इतनी आसानी से वेट लॉस भी नहीं कर पाते। तो आई थिंक दे नीड मेंटल सपोर्ट फॉर दैट एंड हमें मतलब वी शुड नॉट प्रेजुडाइज देम बट हेल्प देम इन देयर जर्नी टुवर्ड्स अचीविंग अ हेल्दी। Honestly, nobody really wanted to get fat. Yeah, actually, this is like a body metabolism or a body mechanism. Like, so, in fact, I tell my patients, like, there is a category of patients of PCOS who are not obese. उनकी और ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि उनके पास तो वजन कम करने का भी सोल्यूशन नहीं है। At least you have a solution and we can work towards it. जिनकी बॉडी पतली है, उनको भी PCOS है, उनके पास तो सोल्यूशन ही नहीं है। तो हमें मतलब we have to help them in their journey towards losing weight and तो ये बात जरूर ध्यान में रखने की जरूरत है कि मोटापे के साथ कुछ और परेशानियां भी काफी आसानी से जुड़ जाती हैं और कई बार हो सकता है कि वही वजह रही हो मोटापे के पीछे, जैसे डिप्रेशन। कई बार हमने सुना है बहुत आसानी से लोग बात करते हैं शुगर हाई के बारे में या स्ट्रेस ईटिंग के बारे में। आज की लाइफ में स्ट्रेस की कमी किसी के पास भी नहीं है और स्ट्रेस ईटिंग को ब्लेम करना आसान है पर उसको रिकॉग्नाइज करना, उसे एड्रेस करना आसान नहीं है। फूड डिसऑर्डर्स विद ऑल द मॉडर्न ईटिंग और विद दिस डिलीवरी सर्विसेज एंड एवरीथिंग बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अब हर चीज, हर हैवी कैलोरी, हाई कैलोरी फूड हमारे पास डोर स्टेप पे आ जाता है एंड वी ईट बिकॉज वी वांट टू फील बेटर अबाउट द डे आफ्टर अ वेरी बैड डे। थोड़ा सा हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत है। बात कीजिए, खाने पे अपना गुस्सा मत दिखाइए। साथ में डॉक्टर संतोष,
डॉक्टर संतोष, क्या परेशानियां महसूस कर रहे हैं जो मोटे मरीज आपके पास आ रहे हैं? तो जो हमारे पास सबसे ज़्यादा ओबेसिटी से रिलेटेड पेशेंट्स की तादाद है, दैट इज स्लीप एपनिया पेशेंट्स। स्लीप एपनिया यानी कि जैसे नाम से स्पष्ट है कि नींद के दौरान सांस का रुक जाना, दैट इज स्लीप एपनिया। अगर 10 सेकंड से ज़्यादा ये एपिसोड चलता है तो दैट इज कॉल्ड स्लीप एपनिया का एपिसोड। ये काफी खतरनाक लगता है। होता क्या है कि जब स्लीप एपनिया होता है तो ऑक्सीजन का लेवल हमारे एक क्रिटिकल लेवल से नीचे आ जाता है, तो उस वजह से हमारे बॉडी के अदर ऑर्गन्स को और ब्रेन को भी ये सिग्नल जाता है कि ऑक्सीजन कम हो रही है। उस वजह से उच्च रक्तचाप, अनकंट्रोल्ड शुगर, एरिथमियाज, हार्ट अटैक आ जाना या स्ट्रोक हो जाना, ये सारी बीमारियां कॉमनली देखी गई हैं स्लीप एपनिया के साथ। क्या स्लीप एपनिया से मृत्यु होने का डर है? बिल्कुल, हमारे इंडिया में इसका काफी प्रेवलेंस है स्लीप एपनिया का, लेकिन उतना ही इग्नोरेंस है कि पॉपुलेशन में, यानी कि पब्लिक को इस चीज के बारे में इग्नोरेंस काफी है और नॉलेज बहुत कम है, तो हम सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं। आपने सुना होगा कि कई लोग कहते हैं कि जी सोने गए थे और उसके बाद उठे ही नहीं। ये तो वेरी कॉमन स्टेटमेंट। तो होता क्या है कि जब स्लीप एपनिया में ऑक्सीजन का लेवल एक लेवल क्रिटिकल लेवल के नीचे जाता है तो हार्ट अटैक, एरिथमिया, स्ट्रोक, इन चीजों से कॉमनली डेथ हो जाती है। तो स्लीप एपनिया को कभी इग्नोर ना करें, ये जानलेवा साबित हो सकता है। कैसे डॉक्टर संतोष हम बताएं कि किसी को स्लीप एपनिया का रिस्क है? क्या मरीज के रिश्तेदार या मरीज को ध्यान में रखने की जरूरत है कि वो सोचे कि उसे स्लीप एपनिया हो सकता है? तो बेसिकली इसमें ये है कि हमें, आप अपने घर में या आसपास देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे घर में कुछ लोग हैं जो बहुत स्नोरिंग करते हैं, ओबीज हैं, स्नोरिंग करते हैं, उनको डायबिटीज है, थायराइड है, हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। तो आप कभी ये ना सोचें, इंडिया में क्या बोलते हैं कि खराटे लेके सो रहे हैं तो मतलब चैन की नींद सो रहे हैं, बट दैट इज अ मिथ। ऐसा नहीं है, ऐसा है कि उनको स्लीप एपनिया है और वो एक जानलेवा बीमारी है। ऐसे मरीजों को हमेशा स्क्रीनिंग के लिए लेके आए स्लीप एपनिया की। उसके लिए स्लीप स्टडीज होती हैं जिसमें हम वेरियस पैरामीटर्स मॉनिटर करते हैं और उसके बाद स्लीप एपनिया का डायग्नोसिस करते हैं। तो सबसे पहले हमें खराटे की तरफ ध्यान देना है। अगर कोई खराटे लेता है और उसका वजन ज्यादा है तो उसे चेकअप के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, और क्या आपको लगता है कि डायबिटीज और ये बाकी जो बीमारियां हैं इसके अंदर भी कुछ आराम मिलेगा अगर वो स्लीप एपनिया के बारे में ध्यान देगा? अब ये चीज है कि स्लीप एपनिया का जो ट्रीटमेंट है, डायग्नोसिस इज स्लीप स्टडी, पॉलीसोमनोग्राफी। अगर इसका ट्रीटमेंट सही समय पे किया जाए तो ये देखने को मिला है, काफी स्टडीज में प्रूवन है कि ना केवल डायबिटीज, हार्ट डिसऑर्डर्स, थायराइड, ओबेसिटी भी, यहाँ का फैट, हमारा जो नेक का जो यानी कि फैट है, उसमें भी रिडक्शन देखा गया। और ये एकमात्र ऐसी बीमारी है जिसमें कि जब आपने पैप थेरेपी दी, यानी कि स्लीप डिवाइस दिया आपने मरीज को, तो अगले दिन से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। क्या होता है पैप थेरेपी? पैप थेरेपी बेसिकली हम जब स्लीप स्टडी करते हैं, यानी कि डायग्नोसिस ऑफ स्लीप एपनिया के लिए जो टेस्ट करते हैं, उसमें अगर पेशेंट को सीवियर स्लीप एपनिया निकला या फिर मॉडरेट स्लीप एपनिया विद सिम्टम्स, तो हम ऐसे मरीजों को एडवाइस करते हैं कि आप एक डिवाइस लगा के सोएं, दैट इज पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी, पैप थेरेपी। तो वो हम टाइट्रेशन बेस पे करते हैं कि जितना सीवियरिटी होता है उस बेस पे टाइट्रेशन करते हैं मशीन का, और उस मशीन के उस प्रेशर पे मरीज जब भी सोता है, चाहे वो दिन में सोए चाहे वो रात में सोए, हम वो मशीन लगा के उसे सोने के लिए एडवाइस करते हैं। तो इस थेरेपी से इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या फर्क आता है? काफी इंप्रूवमेंट होता है। वही चीज है कि जैसे सारी कोमोर्बिडिटीज हैं उन पे भी कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं आप। दूसरा चीज, वेट लॉस में आपको हेल्प मिलती है। एक जो चैन की नींद हम बोलते हैं वो आप अचीव कर पाते हो। आपकी अगर स्लीप कंसोलिडेटेड है, आप N3 और REM स्लीप, जो कि डीप स्लीप होती है हमारी, आप वहां तक पहुंच पा रहे हैं, तो आपके न्यूरोलॉजिकल और जो कोग्निटिव एक्शंस है वो इंप्रूव होते हैं। आप अगले दिन काम में फोकस कर पाते हैं, कंसंट्रेट कर पाते हैं, बहुत सारे क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब इट्स अ ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट अगर आप पैप थेरेपी को रिलीजियसली अप्लाई करते हैं तो। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर संतोष। आई होप कि हमारे जो मोटापे से सफर करते हुए मरीज हैं वो इस बात पे ध्यान दें और हम उनको चेकअप के लिए, सोनोग्राफी के लिए कंसिडर करें। डॉक्टर चावला सर, आप बहुत सारे मरीज देखते होंगे, आते हैं आपके ओपीडी में, मोटापे की वजह से वो कहते हैं कि जब चलने की हिम्मत भी नहीं बची है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? क्या वो कर सकते हैं कि उनको कुछ फायदा मिले?
तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ओबीस पेशेंट्स होते हैं या ओवरवेट पेशेंट्स होते हैं उनमें एक ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन उनको मस्कुलोस्केलेटल पेन्स, नेक पेन्स, अपर बैक पेन, स्पाइन पेन, इन चीज़ों के साथ हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। एक नॉर्मल इंसान से डबल रिस्क होता है ऐसे पेशेंट में, ओबीस ओवरवेट पेशेंट्स में, ऐसे क्रॉनिक मस्कुलोस्केलेटल पेन, फाइब्रोमाइल्जिया या क्रॉनिक रीजनल पेन सिंड्रोम्स, इन सब चीज़ों का। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत पोरली रिस्पॉन्ड करती हैं हमारे ओरल मेडिकेशंस को। तो इसमें तो हम वेट लॉस और अपनी एक्टिविटी बढ़ाने की, डाइट कंट्रोल से वेट कम करने की ही एडवाइस देते हैं और वो सबसे अच्छा काम करता है। इसके अलावा जो एक मेजर प्रॉब्लम हमारे पास आती है वो आती है घुटनों का दर्द। तो ऐसा पाया गया है कि जब हमारा वजन 1 किलो बढ़ता है तो वो उससे 4 to 6 kgs ऑफ वेट हमारे दोनों घुटनों पे प्रेशर बढ़ता है। तो उस वजह से क्या होता है, घुटनों में दर्द होता है। घुटनों में दर्द के कारण पेशेंट चलना कम कर देता है। जब वो चलना कम कर देता है तो वजन और बढ़ जाता है। तो ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। वो चलते कम है, वजन बढ़ता है, वजन बढ़ता है तो घुटने पे प्रेशर पड़ता है, दर्द बढ़ता है तो वो और कम कर देते हैं चलना। और एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब वो बिल्कुल ही अपने बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। मेन हमारा फोकस तो पहले यही होता है कि अगर पेशेंट को ज़्यादा, अगर उसको हम वेट लॉस के लिए एडवाइस करते हैं, कोशिश करते हैं, उन्हें बोला जाता है कि आप अपना जितना वॉक कर सकते हैं करें, अपना डाइट से मैनेज करें और आप, ताकि उनका धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा वेट कम होता है जॉइंट्स पे, उससे प्रेशर कम होता है, पेन में रिलीफ होता है। उसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ हैं, इंजेक्शंस हैं जो हम एडवाइस करते हैं। अगर कुछ पेशेंट्स हैं जो बहुत ही सिवियर पोजीशन में, सिवियर सिचुएशन में आते हैं और उस केस में हम लोग की दवाइयाँ और ये सब चीज़ें काम नहीं करती, तो उस केस में हम लोग कई बार ऑपरेशन भी एडवाइस करते हैं। ऑपरेशन करा जा सकता है नी रिप्लेस। बहुत एक मिथ है कि हम इतने मोटे हैं, हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो उसमें अगर आपका BMI बहुत सिवियर 40 से ज़्यादा है तो उस केस में तो हम ऑपरेशन एडवाइस नहीं करते। उस केस में तो हम चाहते हैं कि पहले आप अपना वेट कम करवाएं सर्जरी वाले ऑप्शन से या कुछ मेडिकेशन से। और यूजुअली ऐसे पेशेंट्स वो हमें पेडियाट्रिक सर्जन, मोटापे के लिए सर्जन के पास रेफर करते हैं। मगर अगर आपका BMI 30 से 35 के आसपास है तो इस केस में हम लोग नी रिप्लेसमेंट एडवाइस करते हैं। और ऐसे पेशेंट्स में डिपेंडिंग अपॉन देयर कोमॉर्बिडिटीज हम लोग कई बार साथ में करते हैं, कई बार एक एक करके घुटना रिप्लेस किया जाता है। और इस सब के बावजूद उनको बहुत अच्छा रिलीफ और फंक्शन इंप्रूवमेंट हो जाता है आफ्टर नी रिप्लेसमेंट। तो कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया मूवमेंट का लॉन्च किया। फिट इंडिया मूवमेंट में सबसे बड़ा चैलेंज जो उन्होंने फेस किया वो 2 थे, एक मैलन्यूट्रिशन और दूसरा ओबेसिटी। Malnutrition for people who are underprivileged and obesity, mind you, obesity केवल obesity नहीं, obesity के अंदर भी malnutrition मिलता है। बहुत सारा गलत खाना खाने के साथ कुछ जरूरी तत्व भी हमारे खाने में मिस हो रहे होते हैं। So Dr. Rajat, he has been having this fight against obesity for a very long time and he has faced a lot of such problems in his patients. He will talk about and enlighten us on this topic. डॉक्टर ललित ने एक बहुत अच्छी बात बोली। फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर जो ओबीस लोग हैं उनके अंदर भी मैलन्यूट्रिशन या अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की वजह से काफ़ी सारी डेफिशिएंसीज पाई जाती हैं, जो बिल्कुल करेक्ट है। कई बार आदमी को लगता है कि मैं बहुत खाना खाता हूँ तो मैं ज़्यादा फिट हूँ, जबकि ये उल्टा है। ये लोग जो ओबीज होते हैं क्योंकि उनकी जो डाइट है वो बैलेंस डाइट नहीं है, इसकी वजह से उनके अंदर जब आप टेस्ट कराएंगे तो विटामिन डी कम होता है, विटामिन B12 कम होता है और काफ़ी मिनरल्स की भी कमी होती है। इसी वजह से वो फटीग रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते। अब जब आप मोटापे का ट्रीटमेंट बोलते हैं तो उसमें 3 ही चीज़ें आती हैं, हेल्दी डाइट, हेल्दी एक्सरसाइज और सर्जरी। जो हेल्दी डाइट है उसके अंदर आप बोलेंगे कि बैलेंस डाइट लेनी है आपको। सबसे पहली गलत धारणा लोगों के अंदर है कि वजन कम करना है तो खाना बंद करना है, खाना कम खाना है। उसकी वजह से आपको और वीकनेस आ जाएगी और आप उस साइकिल के अंदर जाते चले जाएंगे कि आपकी एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। तो वो जो खाना कम करना है उसकी बजाय बैलेंस डाइट लेनी है। अगर आप बैलेंस डाइट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लेंगे तो आपका जो डाइट होगा वो हेल्दी हो जाएगा और आपको ये शॉर्टकट्स या एक आप क्रैश डाइट्स लेते हैं वो आप पूरे लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते हैं। आपको वो काम करना है जो आप लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकते हैं। जैसे आजकल कीटो डाइट्स हैं या क्रैश डाइट्स हैं, उसके अंदर प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट्स हैं,
तो लोग थोड़े दिन के लिए कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही अपनी नॉर्मल डाइट पर आते हैं, जितना वजन कम किया होता है उससे भी ज़्यादा वजन हो जाता है बहुत तेजी से। तो आइडियली हेल्दी डाइट क्या है? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के अंदर आपने ब्रेकफास्ट कभी भी मिस नहीं करना है। ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील विच हैज टू बी टेकन एवरी डे। उसमें हैवी प्रोटीन होना चाहिए, हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन इन द ब्रेकफास्ट। उसके बाद आपने लंच लेना है जो कि आपका टाइमली, यू हैव टू टेक फ्रीक्वेंट मील्स की 2 से 3 घंटे में मील लें। 3 मील्स हो, 2 स्नैक्स हो आपके। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मैंने बताया हैवी होना चाहिए, लंच शुड बी लाइट एंड डिनर शुड बी वेरी वेरी लाइट, और वो सोने से एटलीस्ट 3 आवर्स के अंदर होना चाहिए। कि अगर आप बहुत लेट लेते हैं डिनर तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपका वेट बढ़ता है। अगर आप 3 घंटे से पहले डिनर कर लेते हैं तो दोबारा भूख लगती है आपको रात में, फिर आप फ्रिज में जो भी रखा होता है आपका स्वीट वगैरह वो आप खाते हैं। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। और हैवी डिनर करते हैं तो आप ब्रेकफास्ट नहीं करते। तो आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए लाइक अ किंग, लंच होना चाहिए लाइक अ प्रिंस, एंड डिनर लाइक अ पॉपकॉर्न। और बीच में जो आपकी 2 स्नैक्स होंगे उसमें आप ग्रीन टी और हेल्दी बिस्किट्स लें, या पॉपकॉर्न इज दी वन ऑफ द बेस्ट फास्ट फूड। अगर आपको कोई भी स्नैक लेना है तो पॉपकॉर्न बेस्ट स्नैक है, आप ले सकते हैं कभी भी। उसके बाद जब आप उस पर आते हैं हेल्दी एक्सरसाइज की तरफ, डॉक्टर अंकित आपको बता चुके हैं कि जो लोग वजन बढ़ाते हैं, 1 किलो वजन बढ़ता है तो 4 से 6 किलो वजन घुटने पे पड़ता है। तो अगर आपका 30 किलो वजन ज्यादा है अपने वजन से, तो आप सोचिए कि आप 120 किलो वजन ज्यादा घुटने पे पड़ रहा है, और आप एक आदमी या 2 आदमी अपने ऊपर लेके चल रहे हैं। तो अगर एक घुटना जो एक आदमी के लिए बना है उसके ऊपर अगर 3 आदमी हैं तो वो घुटना तो फिर खराब ही हो जाएगा। तो अगर खराब हो जाएगा फिर वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि आप चल नहीं पा रहे हैं। तो जो बेस्ट एक्सरसाइज है वो है ब्रिस्क वॉकिंग। आइडली शुड बी डन 45 मिनट्स इन अ डे, 5 days a week। ब्रिस्क वॉकिंग करने का भी एक तरीका है कि आप 5 मिनट तेज चलें, 5 मिनट स्लो चलें, फिर 10 मिनट फास्ट चलें, और फिर 5 मिनट स्लो चलें। 20 मिनट की एक साइकिल रखें, फिर 2 मिनट रेस्ट लें, और फिर ये साइकिल रिपीट करें। अगर स्टार्टिंग में आपको वॉकिंग में दिक्कत है तो सिर्फ 5 ही मिनट चल लीजिए, आधा मिनट रेस्ट कर लीजिए, फिर 5 मिनट चल लीजिए। धीरे धीरे अपनी बैलेंस बढ़ाएं। ये नहीं कि एक ही दिन में आपने 1 घंटा वॉकिंग कर ली और फिर 1 हफ्ते के लिए आप लेट गए कि अब बिल्कुल भी ताकत नहीं है तो चला ही नहीं जाएगा। और ये वॉकिंग मॉर्निंग और इवनिंग करेंगे तो बेस्ट रहेगा। इन दी आउट अगर बाहर जाके करते हैं तो कुछ लोग जिम में ट्रेडमिल पे भागते हैं। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है, ट्रेडमिल पे भागने से घुटने पे असर पड़ता है और घुटना खराब भी हो सकता है। अगर आपका नॉर्मल वेट है तो आप ट्रेडमिल पे भाग सकते हैं, लेकिन एक क्लोज एनवायरनमेंट है, वहां पर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाती है और आप फटीग बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसकी अगर आप पार्क में जाएंगे, वहां पे वॉकिंग करेंगे, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट है और ऑक्सीजन आपको मिल रहा है। अब आप तीसरी चीज पर आते हैं कि ये दोनों काम आप कर चुके हैं, फिर भी आपका वजन कम नहीं हो रहा है और आपका बॉडी मास इंडेक्स 32 से ज्यादा है। बॉडी मास इंडेक्स हम कैलकुलेट करते हैं वेट को केजी में लेके, डिवाइड करते हैं हाइट इनटू मीटर स्क्वायर। समझ लीजिए आपका 100 किलो वेट है और 1.6 मीटर हाइट है तो 100 केजी ऊपर आएगा। उसको डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 1.6 से, उसके अंदर आपका BMI आ जाएगा। वो बॉडी मास इंडेक्स अगर आपका 32 से ज्यादा है और आपको डायबिटीज या मोटापे से जुड़ी सारी बीमारियां जो हम बता चुके हैं, इनफर्टिलिटी, स्लीप एपनिया, फैटी लीवर, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, जॉइंट पेन्स और हाई यूरिक एसिड, तो आप सर्जरी के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपका BMI 37 के ऊपर है और कोई भी बीमारी नहीं है, तब भी आपको बैरिएट्रिक सर्जरी हेल्प करती है। अब लोगों को ऐसा लगता है कि मिथ, जो सबसे बड़ा मिथ है कि आपकी सर्जरी के बाद खाना कम हो जाएगा तो हमारा वजन कम हो रहा है, इसलिए हम खाना वैसे ही कम कर दें तो बेटर है। लेकिन बैरिएट्रिक सर्जरी का जो मेन एम है वो है हार्मोनल चेंजेस। जब बॉडी में जो हार्मोन चेंज होता है उसकी वजह से आपको भूख नहीं लगती है। देखिए, जब आप डाइटिंग करते हैं आपको भूख तो लग रही है लेकिन आप खाना कम खा रहे हैं, तो यू कैन नॉट डू इट लाइफ लॉन्ग। वो एक टेम्परेरी फिनोमेना है। कुछ दिनों बाद जब आप चीट मील करेंगे 10 डेज में, 15 डेज में, तो आपकी 14 दिन की मेहनत एक ही दिन में खत्म हो जाएगी, क्योंकि बॉडी के अंदर अभी भूख उतनी ही है। लेकिन जब सर्जरी होती है हमारी, जैसे 2 तरह की सर्जरीज होती है लैप्रोस्कोपी से, एक के अंदर हम स्टमक का पार्ट छोटा करते हैं और एक के अंदर हम एक पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन को बाईपास करते हैं, क्योंकि मोटे लोगों में हमने देखा है कि स्टमक का साइज या तो बढ़ जाता है या इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होती है, इसकी वजह से वो ज्यादा खाते हैं। तो अगर ये 2 चीजें आप करते हैं तो बॉडी में हार्मोन चेंज होते हैं। एक हमारा जो स्टमक का पार्ट है उसमें एक ऊपर वाले पार्ट पे एक हार्मोन होता है ग्रेलिन, जिससे कि भूख ज्यादा लगती है। सर्जरी में वो बिल्कुल हट जाता है। और अगर हम नीचे इंटेस्टाइन को कनेक्ट करते हैं तो कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं जो इंसुलिन का काम करते हैं। इससे आपका जो भूख लगने का, ज्यादा भूख लगने का जो पहले से आपके अंदर बॉडी के अंदर कुछ लोगों के अंदर आदत होती है वो खत्म हो जाती है। इवन ऐसा होता है सर्जरी के बाद, जैसे एक नया बच्चा पैदा हुआ है,
सिप बाय सिप आदमी लेता है, उसका मन नहीं करता है बिल्कुल भी खाने का और पीने का फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम। धीरे धीरे डाइट बढ़ती है, सॉफ्ट डाइट पे आता है, धीरे धीरे नॉर्मल डाइट पे आता है और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स ऑटोमेटिक हो जाती हैं। एक बारी में ज्यादा नहीं खाएंगे आप और थोड़ा थोड़ा खाएंगे, जो कि हमें चाहिए था मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए। तो बैरिएट्रिक सर्जरी आपको फोर्स करती है हेल्दी डाइट की तरफ और साथ में हेल्दी एक्सरसाइज आपकी शुरू हो जाएगी। जब एक महीने में आपका 10 से 15 किलो वजन कम हो जाएगा और आप हेल्दी खाना खाएंगे तो एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आप वॉकिंग करना शुरू कर देंगे। तो ये दोनों चीजें ऑटोमेटिक आपकी ऐड ऑन हो जाएंगी और इससे जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी जो बीमारियां हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इनके अंदर भी बहुत फर्क पड़ता है। काफी लोगों की गोलियां ही बंद हो जाती हैं। जो लोग इंसुलिन पे हैं, कुछ लोगों का इंसुलिन बंद हो जाता है, कुछ लोगों का इंसुलिन की डोज 100% कम होती है। तो ये पेशेंट टू पेशेंट डिसाइड होता है कि कौन किस स्टेज पे है डायबिटीज के, उसके अंदर कितना असर आएगा सर्जरी के बाद, वो पेशेंट टू पेशेंट हम डिसाइड करते हैं। तो एक तरीके से ये एक सेकंड बर्थ है आपका, जिसके बारे में लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन है कि पेट काट दिया, ये कर दिया, ऐसे कैसे होगा। अगर वो इंक्रीज हो गया अपने नॉर्मल साइज से तो उसको नॉर्मल साइज पे तो लाना ही पड़ेगा। तो आप ये करेंगे तभी वो ठीक होगा। तो ये चीज बैरिएट्रिक सर्जरी का बेस है। ये मिसकंसेप्शन की खाना कम हो जाएगा, हम वीक हो जाएंगे, ये भी गलत है। लोगों के अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो इतना एक्टिविटी करने लग जाते हैं जो पहले कभी नहीं करते थे। ये तो हम हेल्थ की तरफ बात कर रहे हैं, फिजिकल हेल्थ। उससे जो मेंटल हेल्थ में इंप्रूवमेंट होती है वो एक बहुत ही अमेजिंग है। जैसे डॉक्टर श्वेता ने बताया था कि डिप्रेशन होता है लोगों को, एंजाइटी होती है, कई लोगों के अंदर सुसाइडल थॉट्स आते हैं कि मेरी बॉडी ठीक नहीं है, मैं बाहर कैसे जाऊं, पार्टी में नहीं जाना, लोग मेरे को देखते रहेंगे मैं क्या खा रहा हूँ या मैं क्या खा रही हूँ। ये सब चीज़ों में बहुत इंप्रूवमेंट आता है क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप बाहर निकलते हैं, लोगों से बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड चीज़ इंप्रूवमेंट आती है वो है सोशल हेल्थ की तरफ। पहले आप घर के अंदर बंद हो जाते हैं कि मोटा और बाहर नहीं जाना है, जब आपको अच्छा लगता है तो आप लोगों से मिलने बाहर जाते हैं, तो सोशल हेल्थ आपकी इंप्रूव होती है। ऑब्वियसली स्पिरिचुअल हेल्थ भी इंप्रूव होती है आपकी, तो आप ओवरऑल हेल्दी बनते हैं। ना कि फिजिकल हेल्थ में इंप्रूवमेंट आती है, सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एज वेल एज स्पिरिचुअल हेल्थ, चारों चीजों में इंप्रूवमेंट आती है। यू बिकम अ न्यू ह्यूमन बीइंग, नॉट लाइक बिफोर। ये ब्रीफ में मैंने बैरिएट्रिक के बारे में आपको बताया है। कोई और डाउट्स हैं तो आप इससे स्पेसिफिकली पूछ सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर रजत। जैसे कि आपने भी बताया, पहले डॉक्टर श्वेता ने भी बताया, डायबिटीज एक केवल एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही मोटापा भी एक केवल मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सोशल इलनेस की तरह। डिप्रेशन, शाइनेस, नॉट बीइंग एबल टू कम्युनिकेट, बीइंग एबल टू कम्युनिकेट आवर ओन नीड्स, और जो हम को शट आउट कर लेते हैं, ये हमारे जीवन को हमें जीने नहीं देता एक तरीके से। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब एक एक करके हम आपस में डिस्कस करते हैं। डॉक्टर श्वेता ने जो बताई पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप सोचिए कि हमारे यहाँ हर जगह ऐसे जो लोग चाहते हैं कि मैरिज हो और बच्चा होना चाहिए, तब लाइफ फैमिली कंप्लीट होती है। लेकिन अगर आपको पीसीओएस है और इनफर्टिलिटी है तो वो नहीं हो पाता है। तो उसका एक मेन कारण मैडम ने बताया कि ओबेसिटी है, उसको ठीक करना है और उससे ऑब्वियसली जो बाकी हेल्थ जुड़ी हुई है वो भी ठीक होती है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम है तो आगे आप डॉक्टर साहब से मिलें, उनसे डिस्कस करें, जो आप बातें घर में नहीं कर पा रहे वो मैडम से डिस्कस करें और उसका सॉल्यूशन लें। सॉल्यूशन नहीं लेंगे तो पाइल अप होती रहेंगी चीज़ें और फिर आपको दिक्कत आएगी। This is what I want to say. Health is available, whether it is medical or surgical or your mental peace. But you have to come out and speak. But it is a problem. It is a problem that affects all the domains. So अगर है और आप फाइट कर रहे हैं obesity, so please visit and consult your doctor. फिर डॉक्टर ललित के पास आते हैं कि डायबिटीज तो एक बीमारी का कहते हैं कि कोर है, उसके साथ किडनी इश्यूज, आई इश्यूज, और अगर नेफ्रोपैथी हो गई है और या न्यूरोपैथी हो गई है, एंजियोपैथी हो गई है, तो आपके पैर काले पड़ जाते हैं, गैंग्रीन हो जाते हैं, उंगलियां कट जाती हैं। आप सोचिए कि आप उंगली कटी के साथ जी सकते हैं क्या? एक बीमारी जो बिल्कुल ठीक हो सकती है, उसे अगर पैर काटना पड़ जाए तो कैसा रहेगा आपको? हमारे जो डायलिसिस हो रहे हैं, सबसे कॉमन कॉज किडनी खराब होने का डायबिटीज ही है। अलॉन्ग में जो दवाइयाँ आप कई बार लेते हैं, पेन किलर्स बिना बताए लोगों को, डायलिसिस पे चले जाना या आंखों की रोशनी खत्म हो जाना, ये सारी बीमारियां ऐसी जिनका ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल है। तो डॉक्टर ललित बताएंगे कि डायबिटीज के लिए क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं जिससे कि आप यहाँ तक ना पहुंचे। मोटापे से जुड़ी हुई डायबिटीज, जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हम लोग कहते हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं वो कहती हैं कि करीब 10% वेट लॉस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। सो जहां हम मोटापे की बात करते हैं कि मोटापा हर बीमारी की जड़ है,
वर्ल्ड वाइड डायबिटीज का जो प्रेवलेंस है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस जो सबसे ज्यादा कॉमन है, मोटापे की वजह से होती है। और सबसे पहला इलाज, सबसे जरूरी इलाज है अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, अपने डाइट और एक्सरसाइज को इन्वॉल्व करके हम 10% वेट लॉस कर सकते हैं। 10% वेट लॉस से इंसुलिन रेजिस्टेंस जो डायबिटीज होने की वजह है बेसिक, वो हटती जाएगी। और डायबिटीज के अंदर पहला इंप्रूवमेंट और सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट और लॉन्ग स्टैंडिंग इंप्रूवमेंट सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस है। बाकी जो दवाइयां हैं, दवाइयां अपनी जगह जरूरी हैं, लेकिन वेट लॉस का इंपॉर्टेंस अंडरलाइन नहीं किया जा सकता, ये सबसे जरूरी है। तो डॉक्टर ललित ने आपको, तो जो आपकी सांस की नलकी है वो छोटी हो जाती है, मतलब दब जाती है जब आप लेटते हैं। तो शुरू में सीटी बजती है, धीरे धीरे उसको हम स्नोरिंग बोलते हैं, और कुछ टाइम ऐसा होता है कि वो बिल्कुल ही बंद हो जाती है आपस में, तो सांस ही नहीं ले पाते आप, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रहा है। एकदम घबरा के आप उठते हैं, खिड़की की तरफ जाते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, फिर वापस आते हैं। और काफ़ी लोग तो पूरी रात बैठे ही रहते हैं, मतलब वो लेट ही नहीं पाते। और जो डॉक्टर साहब ने बताया कि पॉजिटिव एयरवे प्रेशर आप यूज़ करें, तो बहुत एक अच्छा ट्रीटमेंट है। लेकिन आप क्या पूरी लाइफ उस प्रेशर के साथ रहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब ने बिल्कुल बताया कि वेट लॉस करोगे तो शायद वो चीज़ हट जाएगी और वापस आप नॉर्मल लाइफस्टाइल पे आ पाएंगे। जो लोग बैरिएट्रिक सर्जरी कराते हैं उनको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है, काफ़ी लोगों का पंप हट जाता है। अभी वेट लॉस शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन हटना शुरू हो जाता है। और जब वेट लॉस होता है तो डेफिनेटली 10 में से 8 लोगों का पंप हट जाता है। तो उसके लिए फॉलोअप हमें कैसे करना है आगे? अगर किसी को सीटी बजती है या घराटे आते हैं या दिक्कत होती है, तो वो डॉक्टर साहब के पास आके मिलें और अपना टेस्ट कराएं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें। इसमें सर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ओबेसिटी का, तो ये प्रूवन है डिफरेंट स्टडीज में कि अगर 10% ऑफ बॉडी वेट अगर हमने लूज किया है तो 30% तक AHI यानी जो एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स है वो कम हो जाता है। दैट इज अ प्रूवन फैक्ट। तो ओबेसिटी अगर हम कंट्रोल कर पाते हैं तो डेफिनेटली स्लीप एपनिया में भी सुधार दिखता है। और बाकी तो हम सब डिस्कस कर ही चुके हैं सारे एस्पेक्ट कि डायबिटीज का क्या रोल है, जॉइंट्स पे क्या असर है, बैरिएट्रिक सर्जरी का क्या रोल है और PCOS पे क्या रोल है। ये 10% रूल ऑर्थोपेडिक में भी अप्लाई होता है। हर जगह। अगर आप 10% अपना वेट कम कर पाते हैं तो आपके जॉइंट पेन में, नी जॉइंट पेन में 50% रिलीफ मिलता है आपको। और जो क्रॉनिक नॉन स्पेसिफिक पेन है अपर बैक नेक में, उसमें 80% रिलीफ मिलता है। ये स्टैटिस्टिक्स है। So it is important to continue with small targets, small achievable targets, which will bring in a long and lasting result. सबसे पहली जरूरत पहल करना है। Take a better step for your own life. अब अगर आपको कभी किसी से मिलना है, डॉक्टर अंकित से मिलना है, डॉक्टर संतोष से मिलना है, डॉक्टर ललित से मिलना है, डॉक्टर श्वेता से मिलना है, तो आप घबराएं नहीं, उनसे आके मिलें, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें, उसका सॉल्यूशन आप लें और अपनी हेल्दी लाइफ जिए। देखिए, हेल्थ इज वेल्थ। पैसा आएगा चले जाएगा, लेकिन अगर हेल्थ है तो आप सारी चीज़ें एंजॉय कर पाएंगे। अदरवाइज आप छोटे छोटे मोमेंट्स एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अगर आप मोटे हैं तो शायद आप फीते नहीं बांध पाते हैं। अगर आप कहीं टॉयलेट जाते हैं तो आपको लगता है टॉयलेट सीट पे कैसे बैठेंगे, कहीं टूट ना जाए। इतनी सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। पहले तो बाहर जाने का मन ही नहीं करता है, फिर वो जो सोशल स्टिग्मास है आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं कि यार मार्केट जाऊँगा, मेरे साइज के कपड़े नहीं मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। तो जब आप एक हेल्दी वेट पे आ जाएंगे तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी नहीं है, आप नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं। और अगर बीमारियां हैं तो उनका सोल्यूशन है, चाहे इनफर्टिलिटी है तो मैडम से आप डिस्कस करें, अगर डायबिटीज़ है तो डॉक्टर ललित से डिस्कस करें, स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन डॉक्टर संतोष से लें, और जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर अंकित से लें। कहीं पे भी सर्जरी की जरूरत है, टाइमली सर्जरी करा लेंगे। जॉइंट अभी खराब होना शुरू हुआ है और पता है कि आगे ये चलेगा नहीं, एक बार स्पेस कम हो गई है तो स्पेस डेवलप नहीं कर सकते आप, तो जॉइंट टाइमली रिप्लेस करा लें, क्योंकि फिर आपका इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप वेट करते रहेंगे, पैर टेढ़े हो जाएंगे आपके, उस टाइम आप कराएंगे, फिर आप कहेंगे पूरा इफेक्ट नहीं आया, तो उसके अंदर आपने भी बहुत डिले किया है, इसकी वजह से आपको इतना इफेक्ट अच्छा नहीं आया है। लेकिन टाइमली कराएंगे तो आपका इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा। मोटापे में एक शर्मिंदगी लोगों के अंदर रहती है, खासकर जैसे आपने बताया कि मार्केट में जाना है, कपड़े देखने हैं, ये एक बड़ा परेशानी है। एक क्षेत्र लोगों में खत्म हो जाता है। एक और टैबू है, हम रेगुलरली सर्जरीज करते हैं, 10 में से 9 लोग बोलते हैं किसी को बताना नहीं कि मेरा ऑपरेशन हुआ। तो क्यों नहीं बताना, किस बात का डर है आपको? जब आपका वेट कम होगा तब भी लोग आपको टोकेंगे, यार तो कमजोर कैसे हो गया, तेरा ये गाल कैसे पिचक गए, कोई बीमारी हो गई है क्या तेरे को, तब भी लोगों ने टोकना। तो लोगों की बातों पे क्यों जाना? अगर आपको हेल्दी लग रहा है
तो आप उसको बोलें और सबके सामने आए कि यार मैं हेल्दी हूँ, आप भी हेल्दी हो जाओ, आप क्यों परेशान हो रहे हो, आप भी ट्रीटमेंट लो उसका, चाहे कोई भी इशू है आपका, उसके क्योर की तरफ जाओ, उसकी प्रिवेंशन की तरफ जाओ। तो जब आप प्रिवेंशन की तरफ जाएंगे तो आप तो एंजॉय कर रहे हैं ना, बाकी कोई आपको देख के खुश नहीं हो रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, उसको परेशान होने दो, आप एंजॉय करो लेकिन उस चीज़ को। कुछ और डॉक्टर ललित आप सबसे पूछना चाहते हैं? सर आई थिंक वी हैव कवर्ड द टॉपिक्स। थैंक यू वेरी मच। इंट्रोडक्शन देते हैं सब एक बार। Thank you. I would just like to say, if you have problems with your periods or you're facing problems getting pregnant, please visit us. And there is a solution for every problem. And please don't hesitate to come and meet us. आप अपना पूरा स्पेक्ट्रम जैसे गाइड में उसमें क्या क्या कवर करें वो पूरा ही बता दो। So, we have OBS, gynae and infertility services at Supreme Hospital. We cater to pregnancy issues, all the high-risk obstetrics, delivery, normal painless delivery, cesarean sections, and all the gynecological surgeries like hysterectomies and ovarian cystectomies. So please visit us for all your OBS, gynae and infertility needs at Supreme Hospital. Well, I am Dr. Lalit. At Supreme Hospital, it is important that you take your first initiative to get yourself well. We will take care of your illness. We will take care of your support and everything. But it is important that you take the first step. आइए, सहारा लीजिए, आपको सहारा पूरा मिले। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर बीमारी के लिए, ऑलमोस्ट हर स्पेशलिटी से आपको पूरी हेल्प मिलेगी। मेडिसिन में डायबिटीज़ और क्रॉनिक इलनेसेस, इन सब के लिए तो आप सीधे मेरे पास ही आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी डॉक्टर संतोष। I'm Dr. Santosh. I'm consultant in respiratory and sleep medicine. You can visit for all the illnesses related to like bronchial asthma, interstitial lung diseases, chronic obstructive pulmonary diseases, smoking related diseases, and sleep disordered breathings. So you can visit at Supreme Hospital, Faridabad, daily available. Hi, I'm Dr. Ankit Chawla. I'm a consultant in orthopedics department. यहाँ पे हम orthopedics department में सारी joint pains, knee joint, shoulder joint, जो आपका arthritis है, उसके अलावा सारी sports injury आपके घुटने में या फिर shoulder में सब कुछ देखते हैं और सब चीज़ के लिए हमारे पास treatment available है। इसके अलावा fracture treatment and routine spine problems भी हम लोग cater करते हैं। तो अभी अगर आपको इनमें से कुछ भी है तो आप please visit कर सकते हैं। I am Dr. Rajat Goel, head of the Department of Minimal Access and Bariatric Surgery. हम bariatric surgery के अलावा जनरल सर्जरी की सारी चीज़ें गॉल ब्लैडर, हर्नियास, हेमरॉइड्स, फिस्टुलास, मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक से करते हैं। गॉल ब्लैडर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से होता है, हर्निया लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से होता है, हेमरॉइड्स हम स्टेपलर से करते हैं, कोई स्कार नहीं आता है। फिस्टुला में एक लिफ्ट टेक्निक करते हैं जो एक यूनिक टेक्निक है जिसके अंदर पता भी नहीं लगता कि आपको कभी फिस्टुला हुआ था। और इसके अलावा कोई भी आपकी जनरल सर्जरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। थोड़े हम यहाँ पर एक सपोर्ट ग्रुप स्टार्ट करेंगे जिसमें जो लोग पहले से ही बीमारियों से लड़ते जीत चुके हैं उनसे आप मिलेंगे, चाहे वो मोटापा हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे इनफर्टिलिटी हो, चाहे जॉइंट पेन हो, चाहे स्लीप एपनिया हो, जो इन चीज़ों से जीत चुके हैं, जो कि अब हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। कुछ टाइम में आप उनसे आकर मिलें, उनसे बात करें कि उन्होंने क्या ट्रीटमेंट लिया, कैसे उनको अच्छा लगा, और जो भी स्पेशलिस्ट हैं सबसे आप आके इंडिविजुअली मिल सकते हैं। Thank you very much. Thank you.